गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो सेकेंड ईयर का अपना जो सेशन है उसमें हम कवर क्या कर रहे हैं, हम आपका जो सेकेंड यूनिट है अल्कोहल फिनोल ईथर वो हमने कंटिन्यू कर रखा है। उसमें हमने कल के क्लास में क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता देती हूँ। कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि हमने जो डिफ्रेंशिएशन है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को हम किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको कुछ मेथड बताए थे। फर्स्ट मैंने आपको बताया था ल्यूकास टेस्ट, ठीक है ना, ल्यूकास टेस्ट। इसमें आपको रिएजेंट जो लेना होता है वो क्या होता है, अल्कोहल लेते हैं, उसके साथ HCl इन ZnCl2। ZnCl2 जो हम लेते हैं वो एनहाइड्रस मीडियम में लेते हैं, मतलब हम निर्जलीय माध्यम में ZnCl2 की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं और फिर अल्कोहल की रिएक्शन जब उससे करवाई जाती है तो हमें हमेशा एल्किल क्लोराइड एज ए प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। एल्किल क्लोराइड हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर रिएक्शन फास्ट हो रही है, रिएक्शन मिक्सचर डाला और तुरंत रिएक्शन हो गई, मतलब उसमें जो अल्कोहल वो कैसा है 3 डिग्री है। अगर 1 मिनट में के बाद रिएक्शन हो रही है तो वो अल्कोहल है 2 डिग्री, और अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रही है तो हम कहेंगे कि वहाँ 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना, ये आपका ल्यूकास टेस्ट था, हम पढ़ चुके थे इसको। फिर हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन से हम अल्कोहल को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारा कंपाउंड था उसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया और जैसे ही ऑक्सीडेशन किया, ठीक है ना, जैसे ही हमने ऑक्सीडेशन किया और हमने क्या देखा कि हमें मिल गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड दिखते ही हमें क्या पता चल जाएगा कि उस कंपाउंड में जो अल्कोहल है वो कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। हो गया डिफ्रेंशिएशन। ऐसे ही अगर हमने, जैसे मान लो हमारे पास कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर में हमारे पास अल्कोहल है अलग अलग, ठीक है। मैंने कोई रिएक्शन करवाई, उस रिएक्शन के बाद मुझे एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। मैंने कोई रिएक्शन करवाई, जैसे मान लो ये था CH3OH था, CH3OH है, अल्कोहल है, ठीक है। मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊँ कि मुझे जो है फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाए, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए हमने कितने सारे मेथड लिखे हैं। मान लो मैंने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इसके अंदर डाल दिया, ये भी तो काम में लिया था ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये इस अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, HCHO में, फॉर्मेल्डिहाइड बना देगा ना। एक कार्बन का एल्डिहाइड यही तो होता है, ये बन गया। अब ये तो बन गया, अब मुझे कोई ऐसा टेस्ट करवाना पड़ेगा जो सिर्फ एल्डिहाइड देता हो, ठीक है ना। तो जब आप टोलेन रिएजेंट ये सब की जब आप रिएक्शन करवाते हो ना तो एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे वो रिएक्शन करवाएंगे, अगर वो रिएक्शन हो गई तो कंफर्म हो गया कि इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बना वो एल्डिहाइड था, और एल्डिहाइड ये कंफर्म कर देगा कि जो अल्कोहल था वो 1 डिग्री था। समझ गए ना। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं इस ऑक्सीडेशन के थ्रू, समझ गए होंगे आप। अगर कीटोन है ये इन्फॉर्मेशन देगा कि अल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री नेचर का है, 3 डिग्री अल्कोहल है, उसके ऑक्सीडेशन से एल्केन बनती है। समझ रहे होंगे आप। एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना वहाँ, क्योंकि वहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है। ऑक्सीडेशन के बाद जो नेक्स्ट था वो था हेलोफॉर्म रिएक्शन। डिफ्रेंशिएशन के लिए जो थर्ड मेथड मैंने आपको बताया था वो हेलोफॉर्म रिएक्शंस थी। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको मैंने ये कहा था कि हम क्या लेते हैं, इस रिएक्शन में हम हैलोजन की रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से करवाते हैं जिसमें कम से कम 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। मैंने इथेनॉल का एग्जाम्पल लिया था, उसको ऑक्सीडेशन करवा के मैंने क्या बनाया था, एल्डिहाइड बनाया था, ठीक है ना। फिर उसका मैंने क्या करवाया था, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमने क्या देखा कि जो भी हेलोजन हम यूज़ करते हैं उसके बेस पे हमें क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म ये सब मिल जाते हैं। समझ रहे हो ना। तो इस मेथड से कैसे पता लगाएंगे कि जो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है उनमें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें अल्फा हाइड्रोजन कभी नहीं होता, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन कभी नहीं देते। तो ये मेथड इतना बेनिफिशियल नहीं है
क्योंकि ये सिर्फ 3 डिग्री अल्कोहल को ही आइडेंटिफाई कर पाता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ठीक है ना। लेकिन सेपरेशन का मेथड तो है ही, अगर मुझे 3 डिग्री को ही अलग करना हो तो ये बहुत अच्छा मेथड है। फिर जो मेथड था लास्ट हमने क्या देखा था, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बताया था, जो आपके एग्ज़ाम में भी आता है बहुत बार। इसमें आपको क्या कहा था कि हम अल्कोहल्स की रिएक्शन करवाते हैं रेड फॉस्फोरस के साथ I2 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में I2 के साथ आप जब रिएक्शन करवाते हो तो सबसे पहले आपको मिलते हैं एल्किल आयोडाइड, जो कि तीनों अल्कोहल बना लेते हैं। फिर आप उसकी रिएक्शन करवाते हो AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो सिल्वर आयोडाइड है उसका PPT, उसका अवक्षेप नीचे बैठ जाता है और हमें मिलता है एल्किल नाइट्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने HNO2 से रिएक्शन करवाई थी। HNO2 से रिएक्शन जब हमने करवाई तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमें मिला नाइट्रोलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल से हमें मिला सूडोनाइट्रोल, और 3 डिग्री अल्कोहल ने HNO2 से कोई रिएक्शन ही नहीं की क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं था। ये हमने देखा है ना, लास्ट क्लास में सब कुछ देखा था। फिर हमने क्या किया कि जो हमारे पास नाइट्रोलिक एसिड और सूडोनाइट्रोल बने, उन दोनों का ही कलर हमें कैसा मिल रहा था, ब्लू। तो हमें इन दोनों को सेपरेट करना है। 3 डिग्री तो सेपरेट हो गया क्योंकि उसने रिएक्शन ही नहीं दिया HNO2 के साथ, वो अभी भी कलरलेस है, ठीक है। अब मुझे 1 डिग्री 2 डिग्री को सेपरेट करना है, तो मैंने आपको ये कहा कि हम नेक्स्ट रिएक्शन NaOH से करवाते हैं। तो जिसके पास अम्लीय एसिडिक H होगी वो ये टेस्ट देगा। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल से नाइट्रोलिक एसिड बना था उसमें एक एसिडिक H होता है, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो हमें लास्ट में रेड कलर की फॉर्म में मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर की फॉर्म में मिलता है, और आप इन्हें इस तरह से सेपरेट कर लेते हो। समझ रहे हो ना, ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में मैंने आपको ये कहा कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही OH, एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो उन्हें हम कहते हैं मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल। अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक OH प्रेजेंट हो तो हम उसे मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर 2 OH हो तो उसे डाइहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल में ही हमने इनका नामकरण किया था ना, एल्केन डाइओल, इस तरह से। तो जो भी एल्केन थी उसका नाम लिखा और जो डाइओल है उनकी पोजीशन के साथ डाइओल लिखा, यही सब किया था। तो हमने कुछ एग्जाम्पल इनके नामकरण के भी किए थे, लाइक CH2, यहाँ 2 OH है, तो जो एल्केन है वो इथेन है, तो इथेन 1,2 डाइओल, इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। फिर हमने जो किया था रिएक्शन, हमने क्या किया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हमने किया था। तो फर्स्ट मेथड मैंने लिया था एल्कीन से मैंने रिएक्शन करवाई थी सबसे पहले KMnO4 की। तो जो KMnO4 है वो हमें दे रहा था सिस डाइओल, यही हो रहा था ना। फिर सेकंड रिएक्शन मैंने करवाई थी वुडवर्ड, जिसमें रिएजेंट क्या था, आयोडीन विथ सिल्वर एसीटेट, और मीडियम मैंने एक्वस लिया था। ये इसका इम्पोर्टेंट है कि मीडियम एक्वस है, तो जब हमें प्रोडक्ट मिलता है तो वो सिस मिलता है। थर्ड मैंने आपको प्रीवॉश रिएक्शन बताई थी कि प्रीवॉश रिएक्शन में रिएजेंट तो यही रहेगा, लेकिन क्या होता है, एक्वस मीडियम यहाँ पर नहीं लिया जाता। तो जो लास्ट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो एसीटेट ही होता है ना, हमने मैकेनिज्म से देखा था ना। तो हमें जो डाइओल मिला था वो ट्रांस था। तो जब हमें सिस डाइओल बनाना हो तो हम या तो KMnO4 से रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन की, या हम वुडवर्ड रिएक्शन करवा देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, सिस डाइओल। और जब मुझे ट्रांस डाइओल बनाना हो तो मैं रिएक्शन करवाऊँगी कौन सी, प्रीवॉश्ड रिएक्शन। समझ गए होंगे आप। ये सब हमने कवर कर लिया था पीछे वाली क्लास में। अभी मुझे क्या करना है, मुझे डाइओल आगे और बनाने हैं। तो मैं नेक्स्ट मेथड आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट मेथड अपना क्या है, 3 हो गए ना। फोर्थ अपना है फ्रॉम
पर एसिड। सबसे पहले तो पर एसिड होता क्या है, कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड लाइक CH3COOH हमें पता है एसिटिक एसिड होता है। तो किसी भी एसिड में एक ऑक्सीजन जब एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो, यानी कि मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ CO3H, तो ये हो जाएगा इसका पर एसिड। तो वह जो भी एसिड है उसके आगे पर लगा दो, ये बन गया पर एसिड, पर एसिटिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही जैसे H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगर मैं H2SO5 कर दूँ, एक ऑक्सीजन इसके अंदर इंसर्ट कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड। समझ रहे होंगे आप पर एसिड क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस रिएक्शन में पर एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, एल्कीन की हम पर एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। बहुत ध्यान से आप ये रिएक्शन देखोगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, देखो किस तरह से रिएक्शन होगी। मैकेनिज्म देखना इसका, इनको तो मिटा देते हैं। पर एसिड का मीनिंग हमें पता चल गया, किसी भी एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रहेगा। देखो ये मेरे पास कोई एल्कीन है, ठीक है, मुझे इसकी रिएक्शन पर एसिड से करवानी है। पर एसिड मैंने माना क्या ले लिया, CH3CO3H। पर एसिटिक एसिड मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, कोई भी पर एसिड लेना था तो मैंने पर एसिटिक एसिड ले लिया। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मुझे क्या मिलता है, वो मुझे पता करना है। पता कर लेते हैं क्या बनता है, फिर बताएंगे क्या बना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जो एल्कीन है उसकी नेचर न्यूक्लियोफिलिक होती है। हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एल्कीन है उसके पास पाई बॉन्ड है, तो उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि आसानी से डोनेट की जा सकती है। ठीक है, तो जो एल्कीन है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है, हमारे पास जो पर एसिड है CO3H, यही है अपना पर एसिड। अब देखो पर एसिड इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए, तभी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में रिएक्शन होगी। तो देखो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका जो ये वाला ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जब पार्टिसिपेट करेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा, देखो यहाँ बताती हूँ आपको। यहाँ तो डायरेक्ट ही करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है कि इस ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी, और नेगेटिव डबल बॉन्ड OH इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, यही बनेगा ना। तो क्या होगा, ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये ऑक्सीजन इस H से इलेक्ट्रॉन लेगा, समझ रहे हो ना। और ये H यहाँ के जुड़ जाएगा, मतलब मुझे क्या मिल रहा है, CH3COOH। और ये जो ऑक्सीजन है उसका यहाँ होता है इंसर्शन। देखो कैसे, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लिए, पॉजिटिव आने वाला है तो ये आगे से इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ना, मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। तो जो एल्कीन है वो इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है। ठीक है ना, अटैक करेगा। देखो हमें कौन सी स्पीशीज़ मिलेगी, चलो इसको बाद में निकाल देंगे। हमें देखो क्या मिलने वाला है, हमें ये मिल जाएगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है उसके साथ ऑक्सीजन आ गया और यहाँ इसके साथ H जुड़ा हुआ है। बाहर क्या हो गया, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया और ये O माइनस बन गया, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ये बाहर हो गया यहाँ से। तो ये जब H प्लस को भगाएगा यहाँ से तो एसिटिक एसिड निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा, एसिटिक एसिड हमें मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, जो भी पर एसिड आप लोगे उसका एसिड बाहर हो जाएगा यहाँ से। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा हम लेंगे एक्वस मीडियम यानी H2O आएगा,
H2O की नेचर न्यूक्लियोफिलिक होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, तो ये अटैक करेगा। अटैक कहाँ से करेगा, अब ये चीज़ ध्यान से देखो आप। जैसे ये डबल बॉन्ड था, यहाँ ऑक्सीजन का इंसर्शन मैंने करवा दिया, पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड ने ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया, तो मैंने माना कि जो ऑक्सीजन है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल यानी कि जब H2O आएगा तो वो कहाँ से आएगा, ऊपर से तो आ नहीं सकता, ऊपर तो ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप है, तो वो कहाँ से आएगा, नीचे से। मतलब जहाँ अपना इपॉक्साइड रिंग है, जहाँ अपना ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसके ऑपोजिट साइड से किसको आना है, H2O को। तो H2O इधर से आएगा क्या, इधर से भी आ सकता है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये बन गया क्या, इस ऑक्सीजन पे आ गया माइनस और इस ऑक्सीजन पर आ गया प्लस, ये बनेगा। ये अपने प्लस को कैसे हटाएगा, यहाँ से H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हमें जो डायोल है वो कैसा मिल जाएगा, ट्रांस डायोल। जिस H को यहाँ से भगाएगा उसको ये ले लेगा ना, तो हमें मिल जाएगा ट्रांस डायोल। देखो कितना अच्छा मैकेनिज्म है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि हमें अटैक कहाँ से करना है और हमें जो ऑक्सीजन है कौन से ऑक्सीजन का इंसर्शन यहाँ पर होता है। तो जब हमने रेजोनेंस किया तो हमने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो यहाँ पर उसका क्या हो जाता है, इंसर्शन, ठीक है। अब देखो जब 3 मेंबर्ड रिंग हो, जब 3 मेंबर्ड रिंग हो, ठीक है। देखो जब हम IUPAC से नोमेनक्लेचर करते हैं ना, वैसे ही एक और सिस्टम है हैंड्जेड-विडमैन सिस्टम। हैंड्जेड-विडमैन जिसका हमारे लिए कोई रोल नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है वो, लेकिन यहाँ आ रहा है इसलिए थोड़ा सा बता रही हूँ कि अगर 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग हो तो हम जो क्या लगाएंगे, सफिक्स होता है और एक होता है प्रीफिक्स। तो हम जो यहाँ पर सफिक्स से यूज़ करेंगे ना, वो हम क्या यूज़ करेंगे, इरेन, ठीक है। अब मान लो इस 3 मेंबर रिंग में कोई हेटेरो एटम आ गया, कोई हेटेरो एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब हेटेरो एटम है ना। तो कोई हेटेरो एटम जैसे ऑक्सीजन आ गया तो उसके लिए मैं लगाऊंगी ऑक्सा, अगर नाइट्रोजन आ गया तो मैं लगाऊंगी एजा, फॉस्फोरस आ गया तो मैं लगाऊंगी फॉस्फा। समझ रहे हो ना, इस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमें जो प्रीफिक्स लगाना है, अगर कोई यहाँ पर हेटेरो एटम है तो हम जो प्रीफिक्स से यूज़ करते हैं वो ये होते हैं ऑक्सा, एजा, फॉस्फा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि इस 3 मेंबर्ड रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अगर मैं इसका नाम लिखूँगी तो ऑक्सा प्लस सैचुरेटेड रिंग है, डबल बॉन्ड नहीं है ना इसमें, तो मैं लिखूँगी इरेन। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके आई बना लेंगे, ऑक्सीरेन। समझ रहे हो ना, ऑक्सीरेन बन गई। इसी को इपॉक्साइड भी बोलते हैं। 3 मेंबर रिंग में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उसे इपॉक्साइड भी बोलते हैं। ये इपॉक्साइड है, सिर्फ 3 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन को इपॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना, जो इपॉक्सीडेशन से बनते हैं इपॉक्साइड है, बस इतना ध्यान रखो आप। तो नाम कैसे लिखा जाता है वो हमें वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन किस तरह से होता है वो आपको थोड़ा सा बताया है। देखो सबसे पहले ऑक्सीजन का इंसर्शन हुआ, जैसे ही इंसर्शन हुआ ऑक्सीजन पे H अभी भी लगा हुआ था, मैंने इसको हटाया नहीं है तो ये यहाँ से हटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, 3 तो स्टेबल ही नहीं है, तो यहाँ से एक H को ही भगा देगा, H निकलेगा तो ये CH3COO- के साथ एसिटिक एसिड बना लेगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या मिल गया, इपॉक्साइड रिंग हमें यहाँ पर मिल गई। अब मुझे H2O का अटैक करवाना है, तो H2O इस इपॉक्साइड के अपोजिट साइड से अटैक करेगा, अटैक करवा के मैंने ट्रांस डायोल जनरेट किया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम पर एसिड से रिएक्शन करवाते हैं किसकी, एल्कीन की, तो हमें जो डायोल मिलता है वो कैसा होता है, ट्रांस डायोल हमें यहाँ पर मिलता है। आपको ये रिएक्शन अच्छे से आ रही होगी ना, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो बस जो डायोल बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रांस बनेगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं डायोल फॉर्मेशन के लिए। इसको आप अच्छे से देख लो। देखो जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है कि नेक्स्ट रिएक्शन में हम कोई हेलो एल्केन लेंगे, ठीक है ना। देखो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम बनाएंगे हेलो एल्केन से डायोल जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे देखो। देखो रिएक्शन सिंपल सी है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है ना, तो बस क्लियर करते जाओ इनको अच्छे से। फिफ्थ अपना है फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम हेलो एल्केन। देखो हेलो एल्केन का मतलब क्या है, मुझे हेलोजन लेना है एल्केन के साथ, तो मैंने क्या ले लिया 1,2-डाई हेलोइथेन मैंने ले लिया। अक्स का मतलब कोई भी हेलोजन है, ठीक है ना। अक्स यहाँ कोई भी हेलोजन है, Cl Br I कुछ भी है, ठीक है ना। तो देखो ये इथेन डाईहेलोइथेन बोल दो या इथेन 1,2-डाई हेलाइड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है किससे कि मुझे डायोल मिल जाए, तो मैं इसकी रिएक्शन करवा दूंगी बेस के साथ। जैसे मैंने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा दी, ठीक है ना। तो मुझे ये मिल जाएगा क्या, यहाँ दोनों CH2 है, 2 NaOH मुझे लेने पड़ेंगे। मैकेनिज्म देख लो आप इसका। ये अपना 1,2-डाई हेलोइथेन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमें किससे करवानी है, NaOH के साथ हमें इसकी रिएक्शन करवानी है। तो NaOH की रिएक्शन जब आप एल्किल हैलाइड से करवाते हो तो क्या बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं ना। क्या होगा, NaOH में जो OH माइनस है वो अटैक करेगा लिविंग ग्रुप, हेलोजन को यहाँ से बाहर करेगा, मतलब बाहर क्या हो गया NaX। जब हमने 1 मोल NaOH यूज़ किया तो 1 X की जगह OH आ गया, यही बनेगा ना। अब वापस से NaOH ले लो, वो भी क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, दूसरे X को भी भगा देगा, दूसरा NaX बार हो गया और हमें क्या मिल गया, ग्लाइकोल। 1,2-डायोल को ग्लाइकोल बोलते हैं, समझ रहे हो ना। 1,2-डायोल को ग्लाइकोल बोलते हैं, तो ये ग्लाइकोल बोल दो इसको, या फिर आप 1,2-डायोल बोल दो, एक ही बात है। ये इस रिएक्शन में हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो डायोल फॉर्मेशन हो गया ना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एल्कीन की रिएक्शन, ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन, ये वाला तो क्लियर हो गया होगा ना, सिंपल सा रिएक्शन है। सेकंड है कि अगर मैं एल्कीन की रिएक्शन करवाऊँ किससे, CuCl नहीं सॉरी, अगर मैं एल्कीन की रिएक्शन करवाऊँ HOCl से, HOCl से करवाऊँ तो ऑक्सीजन और Cl, अपने पास 2 स्पीशीज़ है, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीजन है इस तरह से होगा, मतलब किसी एक पोजीशन पर OH आएगा, किसी एक पोजीशन पर Cl आएगा, तो हमें ये मिल जाएगा ना। HOCl का जब एडिशन होगा तो हमें ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी। अब इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे NaOH से, तो NaOH यहाँ अटैक करेगा और इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर कर देगा, NaCl बाहर हो गया, हमें क्या मिल गया 1,2-डायोल, ये मिलेगा ना। तो एल्केन से डायोल आप इस तरह से बना सकते हो, समझ रहे होंगे ना, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, अगर मैंने जो डाई हैलाइड है, हो गया होगा ना, ये सिंपल से रिएक्शन है तीनों। देखो एक और मैंने लिया डाई हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन मुझे किससे करवानी है, सोडियम एसीटेट या ले लो आप पोटेशियम एसीटेट, 2 लेने पड़ेंगे तब 2 मोल रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मुझे मिलता है डायोल। सेकेंड स्टेप जल अपघटन का है,
मैकेनिज्म देख लो आप इसका कैसे हो जाएगा। सबसे पहले ये हमारे पास जो हमारा सबस्ट्रेट है वो है, इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है किससे, एसीटेट से, समझ रहे हो ना। तो एसीटेट एक न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को भगाएगा। क्या बन जाएगा देखो, ये एक्स है, OCO-CH3 यही बनेगा ना। ऐसे ही दूसरे मोल की आप रिएक्शन करवा दोगे, ठीक है, तो दूसरा मोल भी रिएक्शन दे देगा। और आपको इस लिविंग ग्रुप को भी यहाँ से बाहर कर देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो हमें मिल जाएगा ये OCO-CH3 और यहाँ भी क्या जुड़ गया, OCO-CH3, ठीक है ना। यहाँ जो सोडियम था वो इस अक्ष के साथ NaX बना लेगा, ऐसे ही यहाँ जो सोडियम था वो इस अक्ष के साथ NaX, NaCl, NaBr जो भी X है वो इसके साथ निकल जाएगा। अब देखो हमें इसका करना है जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस करना है ना, तो वो बॉन्ड तोड़ना है जो वीक हो। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा देख लो, देखो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, समझ रहे हो ना। जब ये वाला यहाँ रेजोनेंस करता है तो चार्ज क्या आता है, यहाँ पर पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो जब हम H2O की रिएक्शन यहाँ पर करवाएंगे, H2O की रिएक्शन जब आप करवाओगे तो ऐसे ही होगी ना, यहाँ OH आ जाएगा। या मैं एक मॉलिक्यूल का बता ही देती हूँ। देखो क्या बनेगा अपने पास आ जाएगा ये OCO-CH3 और यहाँ क्या जुड़ गया देखो इस कार्बन से, O-CH3 और ये है H2, यही बनेगा ना। H2 देखो पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस H को भगाएगा, उस H को कौन ले लेगा, ऐसे ज़रूरत ही नहीं है, एसिडिक मीडियम है, आराम से बाहर हो जाएगा। जो भी एसीटेट आयन है वो उसको लेके एसिटिक एसिड बना लेगा। देखो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये स्पीशीज़ आ गई क्या, OCO-CH3, यहाँ बन गया अपने पास O नेगेटिव OH और ये है CH3। तो देखो क्या होता है, ये यहाँ रेजोनेंस करके यहाँ नेगेटिव, तो ये जो H+ निकला था वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, बाहर क्या हो गया, CH3 COOH यहाँ से बाहर निकल गया, हमें मिल गया OCO-CH3 और ये है OH। ऐसे ही आप दोबारा H2O लोगे, इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा जो मैं वापस नहीं बता रही हूँ, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना अच्छे से। क्या कर रहे हैं हम लोग, देख लो सिंपल सा रिएक्शन है बिल्कुल। हमने क्या किया है, हमने रिएक्शन करवाई है डाई हैलाइड की सोडियम एसीटेट से, ठीक है। सोडियम एसीटेट का जब 1 मोल रिएक्शन करता है तो हमें मोनो एसीटेट कंपाउंड मिलता है। जब वापस से रिएक्शन करवाई जाती है एसीटेट की तो जो दूसरा हेलोजन है वो भी एसीटेट से रिप्लेस हो जाता है, हमें मिल जाता है डाई एसीटेट, मिल गया। उसका हम आगे कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हमने क्या देखा कि जब ऑक्सीजन कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन लेता है तो कार्बन पर पॉजिटिव आता है, तो मतलब H2 अटैक कहाँ करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पर करेगा ना। अटैक करने के बाद हमें जो स्पीशीज़ मिली वो हमने ऊपर लिख रखी है। तो क्या हुआ जो O- है वो जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन की En ज़्यादा है तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा बॉन्ड के, नेगेटिव आ गया तो जो H2O ने निकाला था उस H को O- ने एक्सेप्ट कर लिया। समझ गए ना क्या हुआ है। एक्सेप्ट करने के बाद वापस से जो एसिटिक एसिड है वो बाहर हो गया, हमें मिल गया मोनोहाइड्रोक्सी मोनो एसीटेट, एक OH और एक एसीटेट अभी भी है। हमने वापस हाइड्रोलाइसिस किया, जैसे अभी करवाया वैसे यहाँ हो जाएगा, और दूसरे एसीटेट की जगह भी क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन है किसका, हेलो एल्केन से, देख लो अच्छे से।
एक रिएक्शन और देखो, डायोल फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा रिएक्शन है। देखो पेनेकोल रिडक्शन। देखो पेनेकोल रिडक्शन क्या होता है वो देखो आप। पेनेकोल क्या होता है अभी मैं जब बनाऊंगी तब पता चल जाएगा, है ना। अभी आप ये देखो कि हम जो इसमें सबस्ट्रेट लेते हैं वो हम लेते हैं एसीटोन, ठीक है। एसीटोन की जो रिएक्शन होती है वो करवाई जाती है किसी एल्कली मेटल के साथ, ठीक है। एल्कली मेटल या फिर एल्कली मेटल नहीं, आप ले लो मैग्नीशियम या Hg। मैग्नीशियम Hg जो मेटल्स होती है, मैग्नीशियम अमलगम, जैसे NaHg सोडियम अमलगम होता है ना, वैसे मैग्नीशियम Hg मैग्नीशियम अमलगम है। इसकी रिएक्शन हमें इस कार्बोनिल से करवानी है, ठीक है ना। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें देखना है। देखो सॉरी, देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, हम जो भी अपना कार्बोनिल है उसको लेंगे। कार्बोनिल में ऑक्सीजन है, उसका विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है यहाँ से, विद्युतऋणता ज़्यादा होने के कारण, तो हमें ये स्पीशीज मिलती है। ये मिलता है ना, ठीक है। ये मिलने के बाद देखो जो पेनेकोल रिडक्शन है उसमें 2 मोल एसीटोन यूज़ किए जाते हैं, 2 मोल एसीटोन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप मैग्नीशियम ले लो या फिर आप मरकरी ले लो, मरकरी के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, इसका जो विन्यास होता है वो D10H2, ये मिलता है ना। अरे जो इसका विन्यास है मरकरी का यही तो आएगा, 5D सीरीज में आता है ना, ये 5D सीरीज में ही तो आता है। ये विन्यास हो जाएगा तो हम क्या कहते हैं कि जो मरकरी है वो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। ऐसे ही जो मैग्नीशियम है वो एल्केलाइन मेटल है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इनको स्टेबल विन्यास मिल जाता है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो एक रेडिकल बनाता है। जब एक पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो रेडिकल बनाता है, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मैग्नीशियम या मरकरी से तो 2 रेडिकल आ जाएंगे। मतलब हमारे पास जब हम MgHg से रिएक्शन करवाते हैं तो ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो दोनों पॉजिटिव एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और क्या बना लेते हैं यहाँ, रेडिकल। ये चीज़ समझ में आ रही होगी ना आपको कि जो पॉजिटिव है वो इस मैग्नीशियम Hg से इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेते हैं, रेडिकल एनायन बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं ना तो ये दोनों क्या कर लेंगे, डाइमराइजेशन कर लेंगे, द्विलकीकरण कर लेंगे और क्या बना देंगे, द्विलक बना देंगे। यह बन जाएगा क्या, देखो दोनों कार्बन रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ लिए है ना, ये वाला बन जाएगा। अब जो एसिडिक मीडियम है वो इन O- को अपने H दे देगा और हमारे पास ये स्पीशीज आ जाएगी। इसे कहते हैं पेनाकोल। समझ रहे हो ना, पेनाकोल इसको कहा जाता है जो कार्बोनिल की रिडक्शन से हमें मिला है, इसलिए इसे पेनाकोल रिडक्शन हम कह रहे हैं। समझ रहे हो ना, ये पेनाकोल है जो हमें इस तरह से मिलता है जब हम कार्बोनिल का मैग्नीशियम Hg की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं तो हमें पेनाकोल मिलता है। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना।
अब देखो, अब हम क्या देखेंगे, ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायोल। डायोल हमने बना लिए, अब हम इन डायोल की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। डायोल की अब हम रिएक्शंस करवाएंगे। देखो कैसे होगी रिएक्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो चुका है, डायोल का फॉर्मेशन हमने कर लिया है काफ़ी मेथड से, ठीक है ना, 5-6 मेथड हो गए। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब जो डायोल है वो रिएक्शन करेगा किसी रिएजेंट से और हमें को नया प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो हम जो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है वो क्या ले रहे हैं कि रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स यानी एल्कली मेटल्स, वही होती है ना एक्टिव मेटल्स, वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है। देखो क्या करना है, डायोल ले लो, कोई भी डायोल ले लो, मैंने ये ले लिया CH2OH, ओपन करके लिख देती हूँ। मैंने क्या ले लिया, मैंने ये ले लिया है 1,2 डायोल, ये ले लिया। आप चाहे इनके H को रिप्लेस कर दो किसी ग्रुप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1,2 का 1,2 ही रहने वाला है। हम इसकी रिएक्शन एल्कली मेटल से करवा देंगे। से मैंने सोडियम से करवा दी। सोडियम आपको अच्छे से पता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है, ठीक है ना। और हमें ये भी अच्छे से पता है कि यहाँ जो H है वो एसिडिक है, तो जो H है वो यहाँ से इजीली बाहर हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब हमें जो स्पीशीज़ मिलेगी देखना वो यही मिलेगी क्या, जहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है उसके साथ सोडियम प्लस काउंटर आयन आ जाएगा, समझ रहे हो ना। और जो 1 इलेक्ट्रॉन निकला है उसे ये H+ एक्सेप्ट करके H रेडिकल बना लेगा, समझ रहे हो ना हो क्या रहा है यहाँ। अब मैं दूसरा सोडियम लूँगी, वो भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। जैसा काम फर्स्ट में हुआ है वैसा यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2 O नेगेटिव, इसके साथ तो आ जाएगा Na पॉजिटिव, ठीक है ना, ये आएगा ना। और जो H है वो इस इलेक्ट्रॉन को लेके बना लेगा H रेडिकल। तो दोनों H रेडिकल फ्यूज्ड होके H2 गैस बना देंगे, क्या H2 बना देंगे ना, समझ लो ना क्या कर रहे हैं हम। H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी, समझ रहे हो ना। मतलब जब हम डायोल की रिएक्शन एल्कली मेटल से जो एक्टिव मेटल्स है उनसे जब हम करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, साल्ट, हमें लवण मिलता है। अगर सोडियम लिया है तो सोडियम साल्ट, और अगर पोटेशियम लिया है तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेशियम साल्ट मिल जाएगा। समझ में आ गई हो क्या ना। तो कितना सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन देखो आप, हाइड्रोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड से अल्कोहल का रिएक्शन। फर्स्ट हो गया एक्टिव मेटल से, ठीक है। सेकंड है अपना रिएक्शन विथ HX, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन। ये रिएक्शन तो अल्कोहल का हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। जब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ रहे थे तो वहाँ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट यही तो था, एल्कली मेटल्स। फिर हमने HX से रिएक्शन करवाई थी, तो HX से जब रिएक्शन करवाई थी तो कार्बोकटायन बन रहे थे, पता नहीं भूल गए या याद है, वापस से बताऊंगी। देखो ये अपने पास डायोल है, इसकी रिएक्शन में हाइड्रोजन हैलाइड से करवाऊंगी, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, ये H+ देते हैं, HCl हो, HBr हो या HI हो, हाइड्रोजन आसानी से बाहर हो जाता है ना, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। हाइड्रोजन आसानी से बाहर हो जाता है हाइड्रोजन हैलाइड में। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये मान लिया कि यहाँ R है। अब देखो क्या होगा, मैकेनिज्म में सब कुछ नहीं बताऊंगी, बस ये देख लो कि होता क्या है कि जब यहाँ से OH बाहर निकलता है तो यहाँ पर कार्बोकटायन बनता है। जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ भी कार्बोकटायन बनेगा, समझ रहे हो ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो पहले HX की रिएक्शन होगी वो दोनों में से कहाँ होगी,
जहाँ हमें स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा वहाँ पहले रिएक्शन होगी। तो स्टेबल कार्बोकैटायन ऊपर वाला है क्या, 2 डिग्री है ना ऊपर वाला, तो जो पहले रिएक्शन है वो यहाँ होगी, समझ रहे हो ना। तो जब ये यहाँ से H को देगा तो H2 बाहर निकल के यहाँ क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा, जो पॉजिटिव आएगा उस पर अक्स अटैक कर देता है। सब किया है हमने, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, जब हम 1 मोल HX ले रहे हैं यही मिलेगा क्या, इस OH के साथ ही H निकल जाएगा और एक अक्स यहाँ की बाइंड हो जाएगा, ये मिलेगा। अब दूसरा मोल ले लो HX का, जब सेकंड मोल की रिएक्शन करवाएंगे वापस से वही सब काम होने वाला है, H2 निकलने वाला है और हमें क्या मिल जाएगा, डाई हैलाइड, ये मिलेगा ना, 1,2 डाई हैलाइड। तो हम डायोल से डाई हैलाइड जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ देखो कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कार्बोकैटायन बनने की वजह से हम ये ध्यान रखेंगे कि स्टेबल कार्बोकैटायन जहाँ बनेगा रिएक्शन पहले वहीं होगी, ठीक है ना। अब एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस तो क्या है, प्रोडक्ट में थोड़ा सा वेरिएशन है। जब हम HI लेते हैं, जब हम HX ClBrI कुछ भी लेते हो ना, तो अगर मैं HI लेती हूँ तो मुझे प्रोडक्ट डाई हैलाइड नहीं मिलता, तो वहाँ मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखो यहाँ तक तो यही काम होने वाला है, अच्छे से पता है डाई हैलाइड। यहाँ तक तो रिएक्शन हमें पता है कैसे होगी, यहाँ OH इस H को लेगा, H2 को निकालेगा, यहाँ आयोडीन आ जाएगा, फिर दूसरा HI आएगा, H2 को निकालेगा, यहाँ आयोडीन आ जाएगा। 1,2 डाइआयोडाइड कंपाउंड हमें मिल गया, लेकिन ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है क्योंकि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है, तो ये यहाँ नहीं रहेगा। आयोडीन गैस I2 यहाँ से बाहर हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन हमें मिल जाएगा। तो जब हम आयोडीन लेते हैं, जब HI की हाइड्रोजन आयोडाइड की जब रिएक्शन करवाई जाती है किससे, डाईओल से, तो हम क्या देखते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो डाई हैलाइड ना मिलके हमें एल्कीन मिलती है वाया एलिमिनेशन, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ से इजीली बाहर होकर I2 को बाहर निकाल देता है और हमें एज ए प्रोडक्ट क्या दे देता है, एल्कीन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। समझ गए होंगे आप क्या हो रहा है। हमने जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा था तो हमने सारी मैकेनिज्म वगैरह देखी थी, है ना। तो अभी मैं आपको उम्मीद करूँगी कि आप समझ जाओगे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन मैं फॉस्फोरस हैलाइड की लेने वाली हूँ। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो PX3 या PX5 से करवाने वाली हूँ। तो ये रिएक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है कि जब हम फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड या फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं किससे, अल्कोहल से, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में पढ़ा था ना, तो हमें क्या मिल रहा था वहाँ हमें मिल रहा था एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। तो यहाँ भी बस वही मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने ये ले लिया, ये मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमें एल्किल हैलाइड ही तो मिलता है प्रोडक्ट के रूप में। तो क्या होगा, जब आप रिएक्शन करवाओगे PX3 या PX5 की जब आप रिएक्शन करवाओगे तो जहाँ OH है उस OH की जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना। ये सब हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में मैकेनिज्म देखा था इनका, तो हमें वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। आ गया हेलोजन। अब आप उसी मोल की वापस से रिएक्शन करवा दो या दूसरा मोल ले लो, ठीक है ना। तो मैं वापस से यहाँ PX3 लिख रही हूँ, लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड 3 अल्कोहल से रिएक्शन कर सकता है, तो आप उसी को वापस काम में ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस OH की जगह भी क्या आ जाता है, हैलाइड आ जाता है। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है ना, रिएक्शन हमने किया था, एल्किल हैलाइड कैसे जनरेट हुआ था, सब कुछ बताया था आपको। फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, सारा कुछ,
ठीक है ना। तो फॉस्फोरस हैलाइड से जब रिएक्शन करवाई जाती है डायोल की, तब भी हमें क्या मिलते हैं, डाई हैलाइड मिलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन मैं किससे करवाऊंगी, अल्कोहल जो डायोल है उसकी रिएक्शन मुझे करवानी है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कितने सिंपल से रिएक्शन है, तो आपको अगर इनके नाम भी याद है ना, मुझे उम्मीद है आप लोग बना लेंगे। सिंपल सिंपल से रिएक्शन है, ठीक है ना। देखो हमें इसकी रिएक्शन करवानी है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें देखना है, तो देखो कैसे बनेगा। जब हमने एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करवाई थी, तो मैंने जब एस्टरीकरण हमने पढ़ा था ना, एस्टरीफिकेशन, एस्टर का फॉर्मेशन जब हमने किया था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन वहाँ पर करवाते हैं। अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन हम वहाँ पर करवाते हैं, तो जनरली जो एसिड होते हैं वो H+ देते हैं, H आयन देते हैं। लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन है उसके न्यूक्लियोफिलिक नेचर होने के कारण ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर जब अटैक करता है तो OH एक लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से बाहर निकलता है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ से जब H2 बाहर निकलता है तो OH तो होता है एसिड का, और जो H होता है वो होता है अल्कोहल का। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना। देखो हमें वही काम फिर से करना है। क्या होगा, जब मैं 1 मोल एसिटिक एसिड लूँगी, ठीक है, तो यहाँ से एक H2 बाहर होगा। समझ रहे हो ना। और इस ऑक्सीजन के साथ आके क्या जुड़ जाता है, देखो इस एसिड का OH तो बाहर निकल गया, तो बाकी का ग्रुप यहाँ के जुड़ जाएगा, COCH3। यही बनता है ना, जो कि एक एस्टर है। समझ रहे होंगे आप, एस्टर होता है ना RCOOR, तो ये हमें एस्टर मिल गया। अगर मैं दूसरा एसिड का मॉलिक्यूल ले लूँगी तो दूसरा H2 का मोल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और मुझे दूसरा भी क्या मिल जाएगा, एस्टर। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जब हम डायोल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं तो हमें एस्टर्स प्राप्त होते हैं। देखो कैसे होते हैं, वो हमें बहुत ही अच्छे से मैकेनिज्म पता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो आप, जैसे आपने 12th में रिएक्शन पढ़ा होगा, 12th में एक रिएक्शंस आप लोग पढ़ते थे, टरथेलिक एसिड टेरिलीन का फॉर्मेशन करते थे ना। 12th में जब पॉलीमर का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पॉलीमर में हम डेक्रोन, टेरिलीन, वो पॉलीथीन, इन सब का हम फॉर्मेशन करते हैं ना। तो टेरिलीन का फॉर्मेशन हम जब करते हैं तो हम ग्लाइकोल यूज़ करते हैं। तो मैं इस रिएक्शन को यहाँ ऐड कर सकती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन। ठीक है, देखते हैं किस तरह से टेरिलीन बनेगा। यहाँ जो हम रिएजेंट, जो सबस्ट्रेट हम यूज़ करते हैं वो क्या लेते हैं, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, टेरिलीन, टरथेलिक एसिड से हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, ग्लाइकोल की। देखो क्या होता है, CH2CH2OH, ये ग्लाइकोल है। 1,2-डायोल इज नोन एज ग्लाइकोल। ग्लाइकोल है, इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है किससे, टरथेलिक एसिड से। ये होता है टरथेलिक एसिड, ठीक है। मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है किससे, डायोल से। तो देखो जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जब डायोल से, हमें अच्छे से पता है ये तो एसिड है, टरथेलिक एसिड से हमें रिएक्शन करवानी है किसकी, हमें रिएक्शन करवानी है ग्लाइकोल की। तो क्या बनेगा वो देखो, क्या बनने वाला है, यहाँ से ये अटैक करेगा, हमें अच्छे से पता है कि यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाला है। इधर बनाते हैं ना, H2 जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा तो हमें देखो क्या स्पीशीज़ मिलेगी। देखो अभी मैंने आपको एक चीज़ कही है कि जो अल्कोहल है उसका H यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है ना।
तो यहाँ जब कोई दूसरा टर्थिलिक एसिड आके जुड़ेगा, ठीक है, तो मैं इस वैलेंसी को यहाँ से फ्री कर रही हूँ कि यहाँ कोई दूसरा टर्थिलिक एसिड आएगा तो उसके OH के साथ इसका H निकलने वाला है, ठीक है। तो ये वाली वैलेंसी हम फ्री कर देते हैं, तो ये वाली वैलेंसी भी आप फ्री कर दो, ठीक है। हमारे पास क्या स्पीशीज़ बन जाएगी, हमारे पास ये बन जाएगा क्या, देखो इस तरह से आप ये बना देंगे, ये रिंग है। ऐसे ही जैसे यहाँ डायोल के साथ यहाँ कोई दूसरा टर्थिलिक एसिड आएगा तो यहाँ से एक और H2 निकलेगा, तो मैंने जो ऑक्सीजन है उसका वैलेंसी हम फ्री रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से ये वाला OH निकलेगा क्या, जब कोई दूसरा ग्लाइकोल यहाँ आएगा तो यहाँ से क्या बाहर होगा, OH। तो मैं इस वैलेंसी को क्या कर देते हैं, हम फ्री कर देते हैं, समझ रहे हो ना। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेरिलीन। टेरिलीन क्या होता है, ग्लाइकोल और टर्थिलिक एसिड का एक पॉलीमर है। कैसे बनता है वो हमने अभी अभी अच्छे से देखा है, ठीक है। तो ग्लाइकोल का जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो टर्थिलिक्स और जो टेरिलीन का फॉर्मेशन है ये भी एक इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन आप लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना। पॉलीमर केमिस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। आगे देखो, नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें हम क्या करेंगे कि जो एसिटेल का हम करेंगे फॉर्मेशन, ठीक है। एसिटेल क्या होते हैं वो आप ध्यान से देखो। एसिटेल क्या होते हैं, जैसे कोई भी डायोल ले लिया मैंने, इथेन 1,2 डायोल, ठीक है, जिसे हम ग्लाइकोल भी बोलते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, देखो एसिटेल क्या होता है, जब मैंने क्या लिया, एल्डिहाइड, ठीक है। जब मैं एल्डिहाइड ले रही हूँ तो देखो क्या होगा, पहले आप मैकेनिज्म देख लो क्योंकि प्रोडक्ट हम डायरेक्ट बनाएंगे। क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर आएगा O-, तो हमारे पास ये स्पीशीज़ आएगी क्या, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ये CH3 और ये H, समझ रहे हो ना। यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो यहाँ चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ से ले लेगा ना इलेक्ट्रॉन H के, खुद को न्यूट्रल करेगा तो H के इलेक्ट्रॉन लेगा, ये H आके जुड़ जाएगा यहाँ, समझ रहे हो। अब हमारे पास ये स्पीशीज़ आ गई, तो अब ये एल्कोहल भी यहाँ टेक करके इसको भगा देगा। मतलब कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ये एक CH3 है और एक H है। तो एसिटेल का मतलब क्या है कि मैं एल्डिहाइड से रिएक्शन करवा रही हूँ, समझ रहे हो ना। और अगर कीटेल बनेगा तो रिएक्शन में किससे करवाऊँगी, कीटोन से। तो देखो हम क्या कहेंगे कि अगर हमें एसिटेल का फॉर्मेशन करना है तो जो ग्लाइकोल है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है किससे, एल्डिहाइड से, समझ रहे हो। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, देखो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ से 2 H और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। H2 ही निकल रहा था वहाँ भी, कि H2 निकल जाएगा। और जो दोनों वैलेंसी है कार्बन की किससे जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन से। मतलब आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, समझ रहे हो। ऐसे ही अब देखो मैंने लिया था एल्डिहाइड, तो जो बनने वाला कंपाउंड है वो एसिटेल है। लेकिन अगर मैं यहाँ कीटोन ले लूँ, यानी कि दोनों ही एल्किल ग्रुप अगर मैं ले लूँ कार्बोनिल के साथ, तो जब आप रिएक्शन यहाँ करवाओगे निकलना तो वही H2 है, ठीक है। तो जब यहाँ से H2 बाहर निकलेगा और हमारे पास कोई साइक्लिक प्रोडक्ट जब मिलेगा वो क्या होगा, कीटेल, समझ रहे हो ना। एसिटेल कीटेल क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोडक्ट है। तो जब एल्डिहाइड लेंगे तो बनेगा एसिटेल, जब कीटोन लेंगे तो बनेगा कीटेल, समझ रहे हो ना। ये हमारा आज का क्लास है, बाकी का हम आपका जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम कवर करेंगे। केमिकल रिएक्शन सभी और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।